दिल्ली में जीत पर देश भर में आम आदमी पार्टी का जश्न, समर्थकों ने नाच गाकर मनाई खुशी। निर्भया केस के सभी दोषियों को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, सभी को एक साथ फांसी के हाईकोर्ट के आदेश पर नहीं लगाई रोक। 13 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई। एक नया डेट वारंट जारी हो जाएगा। शाहीन बाग जो है जीत गया, अरविंद केजरीवाल जीत गया, एनआरसी हार गई, बीजेपी हार गई, नरेंद्र मोदी हार गए, अमित शाह हार गए, शाहीन बाग जीत गया। ये पूरे दिल्ली की जीत है। 2 करोड़ दिल्ली की जनता ने अमित शाह जी को करंट लगाया। नफरत की राजनीति हारी है, आज हिंदुस्तान की जीत है। आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आपको वहां जाना चाहिए। आज भी कह रहा हूं कि वहां बच्चों और महिलाओं के साथ जो लोग बैठे हैं उन पे लाठीचार्ज ना हो, उनको जा करके समझाएं और समझाने में मुख्यमंत्री जी को आगे रहना। तो अब ये जो फ्री की राजनीति उन्होंने की है पिछले 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, अब ये कहाँ रुकेगी ये देखना पड़ेगा, क्योंकि अब हर अगली सरकार इससे डबल देने की बात करेगी, इससे ज़्यादा देने की बात करेगी, और जनता की भी जो एक्सपेक्टेशन है, जो उम्मीद है, वो हो जाएगी कि अब हमें इससे डबल मिलेगा। बीजेपी को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा राष्ट्रवाद के मुद्दे या राष्ट्रीय मुद्दों को छोड़ना पड़ेगा, उनके साथ आपको ऐड ऑन करना पड़ेगा और एक टाइम रहते करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप चुनाव में 15 दिन पहले आप जाएं और कहें कि लोग भरोसा नहीं कर पा रहे। सीधे नॉर्थ प्लेस से। इतना सन्नाटा क्यों भाई? दिल्ली जीती है, हिंदुस्तान जीता है, इतना सन्नाटा क्यों? मजा नहीं आ रहा है? आप लोगों का जोश नहीं दिख रहा है? एक साथ सारे लोग। आज तो सुबह से दिल्ली वालों की बात हो रही है, तो एक बार जोरदार तालियों के साथ अपनी मौजूदगी दर्ज कराइए भाई। बहुत बढ़िया। तो कुल मिलाकर दिल्ली के नतीजे और उसके बाद जो बयानबाजी हुई, एक बात तो साफ साफ दिखाई दी पयोधी कि आम आदमी पार्टी अब बीजेपी की सियासी पिच पर जाने की तैयारी में है। हम क्यों कह रहे हैं ऐसा? दरअसल राष्ट्र निर्माण की बात अरविंद केजरीवाल ने की, राष्ट्रवाद की बात अरविंद केजरीवाल ने की। 13 राष्ट्रवाद और मेरा राष्ट्रवाद को लेकर आम आदमी पार्टी ने आज आवाज भी ऊंची की है। और सवाल इसीलिए ये है पयोधी कि कैसे होगा राष्ट्र निर्माण? सीए का विरोध करके होगा राष्ट्र निर्माण? मुफ्त की योजनाओं से होगा राष्ट्र निर्माण? कैसे होगा? क्योंकि आज जब अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो सबसे पहले तो वो कहते हैं लव यू दिल्ली वालों, तो उसके बाद वंदे मातरम भी देते हैं, भारत माता की जय और राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं अरविंद केजरीवाल। तो इससे सवाल ये भी है अदिति कि हनुमान मंदिर जाकर सॉफ्ट हिंदुत्व अपनाना और फिर राष्ट्रवाद का मुद्दा क्या इस चुनाव में बीजेपी से छीनने की कोशिश की है आम आदमी पार्टी ने? इस पर भी होगी बात। और दिल्ली वाले हमारे साथ जुड़े हैं, तमाम मेहमान मंच पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बिल्कुल, हमारे साथ जफर इस्लाम है बीजेपी का पक्ष रखने के लिए, मनीष झा हमारे साथ हैं, एनालिस्ट हैं, पोल्स को बहुत क्लोजली एनालाइज करते हैं। हमारे साथ प्रेम कुमार जी हैं, कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी से इत्तेफाक रखते हैं। हमारे साथ कुसुम वत्स हैं, आम आदमी पार्टी से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग। कुसुम जी, पहले आप ही के पास आ रही हूँ मैम। और बार बार ये सवाल पूछा जा रहा है क्या ये शाहीन बाग की जीत है, क्योंकि आप ही की पार्टी के एमएलए की तरफ से बयान आया। मैं इस सवाल को थोड़ा अलग तरीके से फ्रेम करती हूँ। क्या आम आदमी पार्टी के फेवर में पोलराइजेशन हुआ? क्या आम आदमी पार्टी के फेवर में ध्रुवीकरण हुआ? कुसुम जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? ठीक है, उनका आवाज नहीं पहुंच पा रही। लेकिन जफर इस्लाम, पोलराइजेशन हुआ कि नहीं हुआ? आपके फेवर में ना हुआ, किसी और के फेवर में तो हुआ। देखिए आदित्य जी, आज मैं बड़ी संजीदगी से
जो हार है, भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है, उसको स्वीकार करता हूं और प्रदेश की जनता के सामने सर झुका के उनसे आशीर्वाद की भी दरख्वास्त करता हूं। इसलिए कि आगे जाके हम पॉलिटिकल पार्टी है, कभी हमारी हार भी हो सकती है, कभी जीत भी हो सकती है, लेकिन मैं ये आपको कहना चाहता हूं कि आज जिस तरह से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नड्डा जी ने जो एक मैसेज भेजा है, वो मैसेज बहुत ही अच्छा मैसेज है कि आपको स्वीकार हो आपकी जीत, लेकिन एक ऑपोजिशन के लिए हैसियत से हम प्रदेश की जनता की हर वो आवाज़ उठाएंगे जो प्रदेश की जनता के हित में हो, दिल्ली के हित में हो, दिल्ली वासियों के हित में हो, और हम दिल्ली वासियों के लिए काम करते रहेंगे। और जवाब नहीं दे रहे, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। सफ़र इस्लाम, ध्रुवीकरण वो लोग जाने जो ध्रुवीकरण करते हैं। हमने तो बराबर समाज को जोड़ा है, समाज को साथ लेके चलना है, सबका साथ लेकर और सबके साथ के विकास के लिए किया है। इसलिए जो पॉलिसी उन लोगों ने अपनाई है, जो आप और या कांग्रेस पार्टी, मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस और आप, कांग्रेस पीछे जो पर्दे के पीछे से आपके साथ पूरे साथ खड़ी रही और उसका साथ रहा। उसके साथ सारे जतन फेल हो गए, आप ये बात मानते हैं? आपके सारे जतन जितने किए कारगर साबित नहीं हुए? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, अगर आप एनालाइज करना चाहते हैं तो वो भी एनालाइज कीजिए कि अगर पिछले 5 सालों में किसी एक पार्टी का जनाधार बढ़ा है तो वो भारतीय जनता पार्टी का बढ़ा है। अगर आप देखिए परसेंटेज ऑफ वोट्स में, तो परसेंटेज ऑफ वोट्स में हमारी 32% से बढ़ के ऊपर आई है, जबकि इनकी कम हुई है और हमारी दिल्ली के लोग हमारे साथ जुड़े हैं और मेहमानों पर हम जाएं। हम पहले बताते हैं, आप बताइए कि ध्रुवीकरण हुआ है? मुफ्तखोरी में निपट गई है दिल्ली और कुछ नहीं है। मुफ्तखोरी में निपट गई है दिल्ली, आप बताइए। मैं ये जानना चाहता, ध्रुवीकरण तो थोड़ा बहुत हुआ है, उतना तो नहीं, मगर कांग्रेस ने बहुत बड़ी हेल्प की है बीजेपी आपको जिताने में। प्रेम कुमार, ये सवाल आपसे लेंगे, एक लास्ट। मैडम, बिना ध्रुवीकरण का तो देश में कोई राजनीतिक पार्टियां राजनीति ही नहीं करती है, और बीजेपी की हार इसलिए हुई कि रावण थे, उनका घमंड जब नहीं रहा, जबकि वो तीनों लोगों का स्वामी थे, फिर भी वो घमंड के कारण हारते रहे। यही हाल बीजेपी का है। ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस था, क्या था, इस पर आगे बात कांग्रेस की परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा कंसिस्टेंट रही है भाई। ऐसी कंसिस्टेंसी अक्सर देखने को नहीं मिलती है। बीजेपी कांग्रेस की परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट 0 से 0। देखिए, निश्चित रूप से दिल्ली में कांग्रेस के पास न विधायक थे, न लोकसभा का कोई सांसद था, शून्य थी कांग्रेस। और इस चुनाव में उम्मीद इसलिए थी कि पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस नंबर 2 पर आई थी, तब दिल्ली की जनता ने बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस को माना था। इस विधानसभा चुनाव में दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी और बीजेपी को आमने सामने देखा। कुमार जी, सच तो ये भी है ना, कांग्रेस ने हथियार पहले डाल दिए थे, इस बात को तो एक्सेप्ट करेंगे ना? अगर एक तो ये बात है कि हथियार डालने की का लॉजिक नहीं बनता, कांग्रेस को जनता ने नकारा है, ये मैं मान सकता हूँ, मैं मानता हूँ, क्योंकि इसका वोट प्रतिशत गिरा है। आम आदमी पार्टी का वोट प्रतिशत बराबर है, इंटैक्ट है, और बीजेपी का वोट प्रतिशत अभी पिछले विधानसभा चुनाव में जरूर बढ़ा है, लेकिन लोकसभा चुनाव के मुकाबले 18% गिरा है। तो इसलिए बीजेपी भी ज्यादा खुशफहमी में न रहे, उनका भी वोट प्रतिशत गिरा। ये आप खुद को ये सांत्वना दे लीजिए कि बीजेपी का वोट प्रतिशत गिरा है, इसलिए कांग्रेस पार्टी खुश हो सकती है। सर, मुझे ये बात समझ में नहीं आती उस पार्टी के लिए जिसने 15 साल तक इस सिटी को रूल किया हो। बहरहाल मनीष झा, मैं आपके पास उसी सवाल के साथ आ रही हूँ जिस सवाल के साथ मैंने शुरुआत की थी, और मेरा सवाल वही है, क्या ध्रुवीकरण हुआ? और ये सवाल मैं जानबूझकर पूछ रही हूँ क्योंकि अमानतुल्लाह खान 77,000 से भी ज्यादा वोटों से जीते। भले ही आम बीजेपी के फेवर में पोलराइजेशन ना हुआ हो, लेकिन आम आदमी पार्टी को फेवर में ये जरूर हुआ है। नहीं, अगर आप कुछ सीटों पे क्लोजली देखेंगे तो बहुत कम मार्जिन से बीजेपी हारी है और आप जीती है, तो पोलराइजेशन तो हुआ। लेकिन जैसा कि मैं पिछले एग्जिट पोल में इसी प्रोग्राम पे इसी मंच से कह चुका हूं कि पिछले 3-4 इलेक्शन से मैं इस बात को महसूस कर रहा हूं कि आज की तारीख में विधानसभा चुनाव विधानसभा के लेवल पे लड़े जा रहे हैं, कैंडिडेट्स को देख के लड़े जा रहे हैं, और जिसका कैंपेन अच्छा है। आम आदमी पार्टी 6 महीने से कैंपेन कर रही थी, बीजेपी को 15 दिन मिले थे। तो ये भी आप गौर करिए कि सबने मेहनत बहुत करी थी और मेहनत का फल है कि 63 सीट ये लेके बैठे हैं। आप ये बात मान रहे हैं कि आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी हो, जो बीजेपी की स्ट्रेटेजी रही लास्ट के 3 हफ्तों में, वो फाइनली कामयाब हुई? क्योंकि आप ये बात करें कि पोलराइजेशन हुआ कुछ सीटों पर, उसका फायदा बीजेपी को नहीं होता हुआ दिखा, लेकिन हाँ, आम आदमी पार्टी ने अपने वोट बैंक को इंटैक्ट करके और पोलराइजेशन जो जा रहा था उसी को बीजेपी के अगेंस्ट यूज करने में वो कामयाब रहे। और जहां तक बात करते हैं प्रेम जी की, एक बात मुझे याद आई कि इनका वोट प्रतिशत जो है वो इंटैक्ट नहीं रह पाया, तो आम आदमी का वोट जो था वो आम आदमी पार्टी के पास रहा। प्रेम जी, मेरा एक सवाल है, आम आदमी पार्टी 2013 से पहले से तो अस्तित्व में ही नहीं थी।
आप ही का वोट है जो आम आदमी पार्टी के पास गया। मैं आज फिर से सीटें गिनवा सकता हूं जहां पे बैकडोर सपोर्ट किया गया है। क्या आप इतने बुरे थे कि आपको 2-2 200 800 वोट मिले? आपने बुरारी में आरजेडी को सपोर्ट किया और जेडीयू को बीजेपी ने सपोर्ट नहीं। और मनीष, आप जो पॉइंट उठा रहे हैं मैं एक सवाल, एक आपका जो बार बार आपने क्योंकि उन्होंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया। नहीं, मैं आप जो ध्रुवीकरण पे सवाल करे उस पे मैं जरूर आपका जवाब लूंगी सर, लेकिन देखिए जो पॉइंट अभी मनीष उठा रहे हैं एग्जैक्टली वही उन्होंने बहुत रेलेवेंट पॉइंट उठाया कि 2008 में यहाँ पर अगर कोई कैमरा यहाँ पर ऐसा हो जो इस पेपर पे जूम इन कर पाए, आप साफ देखेंगे ये जो ब्लू कलर की लाइन आती है ये फ्लैट है। 2008 से ये आगे चढ़नी शुरू होती है, तो 2013 पहला मौका होता है जब ये ब्लू लाइन जो है इसमें पहला स्पाइक दिखाई देता है जो कि 29.5% पे जाता है, और उसके बाद अगर 2015 की बात करो तो 54.3% पे आता है। ये बताने के लिए काफी है कि जो पॉइंट मनीष यहाँ पर रख रहे हैं उसमें कितना ज्यादा रेलेवेंस है, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो पॉइंट। प्रेम जी आप बोलिए। जी, ये इनका सवाल बिल्कुल वाजिब है। जब कांग्रेस 15 साल सत्ता में रही थी, उसके बाद एक एंटी इनकम्बेंसी चली थी, अन्ना आंदोलन हुआ था, उसके बाद कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई। ये आम आदमी पार्टी की जीत की हैट्रिक है, कांग्रेस की हार की हैट्रिक है, लेकिन बीजेपी देखे उसके लिए हार का छक्का है, ये सिक्सर है हार का। आपने इतनी कंसिस्टेंसी बरकरार रखी, उसके बाद भी प्रेम कुमार, लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल की दाद देनी पड़ेगी। जफर इस्लाम, एक तो जो आप इस पर बात अपनी कह रहे थे वो रखिए, दूसरी बात ये कि ये क्या इसका खामियाजा भुगता लास्ट के कुछ 4 महीनों में इतना एक्टिव हो जाना, ये क्या ओवर कॉन्फिडेंस था पहले से? नहीं, देखिए कोई ओवर कॉन्फिडेंस नहीं था। प्रदेश की जनता के साथ हमारी कनेक्टिविटी बराबर रहती है। हम बार बार प्रदेश की जनता के लिए काम करते रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे, कोई कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ, हमने जितनी मेहनत की और जो उम्मीद थी हमें जो फल मिलेगा वो शायद उसमें कहीं कमी रह गई। हो सकता है कि हमारी स्ट्रैटेजी में कुछ कमी रह गई होगी, जाहिर है इसकी समीक्षा की जाएगी लीडरशिप के द्वारा और जो सही कोर्स करेक्शन होगा वो लिया जाएगा। लेकिन जब बार बार आप जो ध्रुवीकरण की बात कर रहे हैं, अगर आप नतीजों को ठीक से एनालाइज करें तो आप देखेंगे कि कुछ ऐसी जगह जहां ध्रुवीकरण पॉसिबल था वहां ध्रुवीकरण हुआ है, और वो ध्रुवीकरण आपने किया, कांग्रेस ने किया, और वो बहुत एविडेंट है। अब देखिए अमानुल्लाह साहब जो जीते हैं वो कोई 77,000 वोट से जीते हैं। ऐसे तो नहीं हो सकता जब तक ध्रुवीकरण हो। पूरा कुल मिलाकर पूरा पॉइंट यही था, कुल मिलाकर पॉइंट यही था, ताल ठोक के स्पेशल एडिशन की शुरुआत में ही ये पॉइंट उठाने का। मनीष, लेकिन जफर इस्लाम को आज चिंता भी होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से पयोधी आज अरविंद केजरीवाल आए, आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं उनके भाषण आप सुनिए, सबने राष्ट्रवाद पर अपनी सियासी पिच को उठाया है। कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद, तेरा राष्ट्रवाद, मेरा राष्ट्रवाद, राष्ट्र निर्माण की बात जब वो कर रहे हैं, बीजेपी की जो बीजेपी का जो कोर रहा है, जिसे एक तरीके से आप कहिए किसी के भी जहन में राष्ट्रवाद बीजेपी से जुड़ा मुद्दा है, लेकिन आम आदमी पार्टी अब उसे कैप्चर करने की पूरी तैयारी कर रही है। देखिए इसका जफर जी, सॉरी मैं जवाब देता हूँ। हाँ। तो मेरा बहुत ही छोटा सा एनालिसिस है। 2018 कर्नाटका चुनाव के बाद से कर्नाटका चुनाव तक बीजेपी विकास के मुद्दों पे बात करती थी, विकास के नाम पे लड़ती थी और विकास के लिए ही बात करती थी, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, कर्नाटका हो, गुजरात हो, उत्तर प्रदेश हो। 2019 लोकसभा से बीजेपी ने राष्ट्रवाद को फिर से बुलाना शुरू किया, चाहे वो बालाकोट एयर स्ट्राइक हो, चाहे 370 हो, और उसके बाद उन्होंने उसको जीत का मंत्र मान लिया। वो महाराष्ट्र गए, 370, ट्रिपल तलाक, बालाकोट, वो झारखंड गए, वहाँ पे भी वही बात, हरियाणा में भी वही बात, दिल्ली में भी वो वही बात कर रहे थे। तो एक ही बात है कि हर विधानसभा, हर क्षेत्र के लोगों को एक ही डंडे से नहीं हाँका जाता, आपको लोकल मुद्दों को लोकल लोगों से बात करना होगा। अभी आए पॉलिटिकल एनालिस्ट निनाद, इसी बात को मैं आगे बढ़ाऊंगी क्योंकि चर्चा इस पर हम पहले कर रहे थे। क्या ये चूक थी बीजेपी की? क्योंकि इससे पहले हमने महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव देखा, हमने झारखंड का विधानसभा चुनाव देखा, हरियाणा का देखा कि राष्ट्रवाद का मुद्दा लेकर दिल्ली में आना और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। देखिए यहाँ पे 3 चीज़ें हैं। पहली बात कि जो प्रधानमंत्री के ऊपर उनका आधार रहा है कि डिपेंडेंस रही है बीजेपी की। हर बार आप मोदी ब्रांड को आप डाइल्यूट नहीं कर सकते, हर बार मोदी को नहीं यूज़ कर सकते। बीजेपी के लिए एक सेकंड स्ट्रिंग लीडरशिप को उभार के लाना बहुत ज़रूरी एक चैलेंज बन गया है। जैसे दिल्ली में अगर फॉर एग्जांपल शायद गौतम गंभीर या कोई चेहरा रखा होता तो फ़र्क पड़ता, पर हमने बहुत ज़्यादा रीड इसलिए नहीं करना चाहिए। बहुत ज़रूरी पॉइंट है कि हमारी एक वेस्टमिंस्टर सिस्टम है, अंग्रेज़ों की जो सिस्टम है वो हम इंडिया में रखते हैं, फर्स्ट पास द पोस्ट। अब इसमें देखो मेरा सोचना ये है कि अगर कांग्रेस
कोलैप्स नहीं करी होती तो इतनी बड़ी विक्ट्री आम आदमी पार्टी की नहीं आती। विक्ट्री 100% फिर भी आती, 100%, पर इतना बड़ा मार्जिन इसलिए आया कि कांग्रेस कोलैप्स कर गई और सारा वोट ट्रांसफर हो गया। तो कुल मिला के आप ये कह रहे हैं निनाद यहाँ पे कि बीजेपी सिर्फ आम आदमी पार्टी से नहीं लड़ रही थी, दरअसल आम आदमी पार्टी लोगों के लिए कांग्रेस से अलग लड़ रही थी, बट एक्चुअली दोनों एक अघोषित अलायंस में थे। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मेरे को नहीं पता कि घोषित अलायंस था कि नहीं, पर कांग्रेस का जो कोलैप्स हुआ है उसका बहुत बड़ा फायदा आम आदमी पार्टी को जरूर मिला है। और दूसरी बात, यहाँ एक इंटरेस्टिंग एक और बात है जो आप नेशनली आपको शायद जो आप एक टेक अवे है जो नेशनली आप ले जा सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल जब तीसरे नंबर पे आए लोकसभा चुनाव में तो वो समझ गए कि अगर नरेंद्र मोदी को गाली देंगे तो वो इलेक्शन हार जाएंगे। इसको दायरे को लोकल रख के नरेंद्र मोदी को ना रेफर करके उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग एक डेवलप है कि यहां तक कि वो एक बार भी शाहीन बाग वगैरह गए नहीं ना उसके बारे में बोला। इनफैक्ट हमें अभी भी नहीं पता कि आम आदमी पार्टी का शाहीन बाग पे क्या स्टैंड है। तो ये एक जो कोर्स करेक्शन किया अरविंद केजरीवाल ने, मेरे को लगता है अब ये मुझे कोर्स करेक्शन वो राष्ट्रवाद की पिच पर जाकर एक बार फिर से कर रहे हैं। प्रेम कुमार जी देखिए, हर कोई यहाँ पर कांग्रेस को ही कटघरे में खड़ा कर रहा है। कुल मिलाकर संदीप दीक्षित का ही बयान आप देख लीजिए सर। संदीप दीक्षित ये कह रहे हैं कि जब शीला जी थी तब उनको गाली दिया करते थे, अब क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, उन्हीं को गाली देते थे और उन्हीं के काम पर जाकर आपको वोट मांगना पड़ रहा है। देखिए, मैं निनाद सेठ जी के प्रश्न का एक जवाब दे दूं। उनमें से उन्होंने कहा कि कोलैप्स कर गई कांग्रेस। देखिए, कांग्रेस का वोट 4.5% घटा। वो 4.5% वोट अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी का 54 इंटैक्ट बना हुआ है, वो 4.5 बीजेपी के साथ जुड़ा है। एक्चुअल में देखा जाए तो बीजेपी के साथ सरकार से बाल की खाल उड़ा रहे हैं, आप बाल की खाल लगा रहे हैं। ये अपसर्ड बात कर रहे हैं आप अपसर्ड बात कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि माइनॉरिटी वोट जो कांग्रेस का वोट था वो उनके पास गया। जो कांग्रेस का बाहर से लोग आते हैं और यहाँ दिल्ली में काम करते हैं वो उनके पास गया। तो कांग्रेस की जो कोलैप्स हुई है, कांग्रेस आज सिर्फ फैमिली बची है, कांग्रेस नहीं बची है। फिर इसको ऐसे कह लेते ना, जब आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को थैंक यू कांग्रेस को करना चाहिए था आज, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो कांग्रेस को थैंक यू बोलना चाहिए था। चाहे लोग कुछ भी बोले, लेकिन प्रदेश की जनता बिल्कुल साफ नजरिए से देख रही है कि आप किसी भी इलाके में जाइए, कांग्रेस ने कोई कैंपेन नहीं किया, कोई लीडर नहीं उतारा, कहीं भी पोस्टर नहीं लगाए और ना कोई रैली की। इससे समझ में आता है जो कि आप कहते हैं अनअनाउंस अलायंस था इनका, और पीछे से कांग्रेस पर्दे के पीछे से इनके साथ लड़ रही थी। अगर ये तिनकोनिया लड़ाई होती और उसमें अगर कांग्रेस भी उसी तरह से भूमिका निभाती जैसे वो 15 साल पहले एक यहाँ पर सरकार बना के ये दिल्ली में सरकार में थी, उस तरह का अगर मेहनत करती तो शायद आज रिजल्ट आपके सामने कुछ और होता। लेकिन दोनों का अलायंस ऐसा था और बहुत साफ तरीके से इन लोगों ने इस तरह से किया। मोरल विक्ट्री जिसको बोलते हैं, आज कांग्रेस पार्टी के लिए हारकर भी एक जीत आपको दिखाई दी, क्योंकि बीजेपी को आपने सत्ता से बाहर रख लिया। मैं बिल्कुल बता रहा हूँ इसका, मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि जीरो की भी कितनी बड़ी ताकत होती है, शून्य की कितनी बड़ी ताकत होती है, से मुझे महसूस हो रहा है। प्रेम कुमार जी, इस कॉन्फिडेंस की दाद देनी तो आप बताइए, जो पहले शून्य था आज शून्य है, बीजेपी कह रही इस शून्य के कारण हार गई। ये 15 साल दिल्ली में राज कर आए थे, कारण हार गई। वो जो 4.5%, वो जो आप अपनी नफरत की राजनीति के 4.5% का वोट जो आपका जो कम हुआ है, अपना खेल खुद पर भारी पड़ गया कांग्रेस पर। कांग्रेस को समझ में अब आया, दरअसल अपना खेल खुद पर ही भारी पड़ गया। पिछली बार तो दे दिया अरविंद केजरीवाल को, उससे छीन नहीं पाए। वो मैंने पहले ही कहा, कांग्रेस के पास वोट परसेंटेज का इतना बड़ा शेयर नहीं है जो कि बट गया तो कोई रिजल्ट में बड़ा परिवर्तन हो गया। मार्जिन भी देखिए, कांग्रेस तो शून्य है, 9% से 4.5% आई, तो फिर कैसे आपको हरा दिया? जफर इस्लाम ये अपने आप में इंटरेस्टिंग है। जफर इस्लाम ये भी अपने आप में इंटरेस्टिंग है कि आप ये बात कह रहे हैं कि कांग्रेस की वजह से आम आदमी पार्टी जीत गई। सर, आप तो अपने दम पर, मुझे तो आपके नेताओं के सारे स्टेटमेंट याद है, 45+ का दावा कर रहे थे, तमाम बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे। सर, कांग्रेस के बूते वो सपना देखा था क्या? नहीं, देखिए, मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ और मैं बड़ी संजीदगी से इस बात को कहना भी चाहता हूँ कि हार को मैं स्वीकार कर रहा हूँ। हमारी पार्टी लीडरशिप ने भी हार को स्वीकार किया है और जो धन्यवाद भी दिया है प्रदेश की जनता को कि उन्होंने कम से कम हम भारतीय जनता पार्टी का जनाधार बढ़ाया है, कम नहीं हुआ है। बाकी पार्टियां ये नहीं क्लेम कर सकती कि उनका पिछले 5 सालों में जनाधार बढ़ा है या सीटें भी बढ़ी है। अभी आपसे बात करते करते एक सीट हमारी भारतीय जनता पार्टी की और बढ़ गई है। अब देखिए 7 से 8 बढ़ गई है। अच्छा जफर इस्लाम, इस समय स्क्रीन देखिए, जरा स्क्रीन देखिए।
शंखनाद देखिए, मनीष सिसोदिया का विजयी शंखनाद देखिए, बजरंगबली के मंदिर में अरविंद केजरीवाल की तस्वीरें देखिए, माथे पर टीका देखिए, देशभक्ति का पाठ देखिए, उसके अलावा भारत माता की जय के नारे देखिए, इंकलाब जिंदाबाद, ये सब तो हाँ जनरली जनता बीजेपी के साथ एसोसिएट करती है। मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। देखिए, आप ये सब सारा नाटक इन्होंने किया था जब नहीं मई में जब इलेक्शन हुआ था तब भी यही सब किया था, लेकिन उस वक्त कामयाब नहीं हुए। ठीक है, स्थानीय मुद्दों की वजह से कुछ हो सकता है, मुद्दे ज्यादा लोगों को अपील किए होंगे, जो उन्होंने मुद्दे उठाए, जो मुद्दे हमने उठाए शायद लोगों को अपील नहीं किया। मैं बड़े इस बात को एक्सेप्ट कर रहा हूं इसलिए। लेकिन जहां आप बोल रहे हैं नेशनल सीन पे और देश के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि आज भी अगर इस प्रदेश में अगर लोकसभा का इलेक्शन होगा तो सातों की सातों सीटें भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी को जाएगी। यह सच्चाई अच्छा, है। यहाँ कुछ लोग हैं, मैं आ रही हूँ आपके पास, कि कुछ कहना चाहता हूँ। बीजेपी वालों से पूछना चाहता हूँ, जैसे केजरीवाल ने लोगों को फ्री में दिया, लेकिन भाजपा वाले ने हमेशा सख्त क्यों करते हैं? मोटर व्हीकल एक्ट सबसे ज्यादा खतरनाक है भाजपा के लिए, सबसे ज्यादा खतरनाक है, ये बंद करना पड़ेगा। नहीं, लोकसभा ही हारेगी बीजेपी अगर लोग मोटर व्हीकल एक्ट वापस नहीं लेगी। आप ये कह रहे हैं सर मुफ्त वाला मॉडल पसंद आ गया आपको? सर आपको मुफ्त वाला मॉडल पसंद आया? नहीं, मुफ्त नहीं मैडम, चलान कट रहे हैं, इतने जबरदस्त चलान कट रहे हैं, 100 रुपए के 1000 रुपए। अगर एक पोल्यूशन का सर्टिफिकेट नहीं है आपके पास, अगर 40 रुपए का पोल्यूशन सर्टिफिकेट है, फिर तो आपका व्हीकल पोल्यूशन नहीं करता। लेकिन सर ये तो बताइए, ये जो मुफ्त सुविधा दी जा रही है, ये तो अच्छी लग रही है ना? नहीं, सबको दे रहे हैं, इसमें क्या दिक्कत आ रही है? ये भी दे सकते हैं, क्या दे रहे हैं? मैं एक छोटी सी बात कहता हूँ। देखिए, जो आप मुद्दा उठाया मोटर व्हीकल बिल का और जो फाइन है, देखिए फाइन जो है फाइन कलेक्शन के लिए नहीं है, फाइन आपकी सुरक्षा के लिए है, ताकि आप ऐसी गलती ना करें। देखिए, वो सारी सुरक्षा से रिलेटेड है। अगर सरकार का यह दायित्व है कि आपकी सुरक्षा के लिए आपको ऐसा करे कि आप उससे मोटिवेट ना हो, बल्कि आप उससे कहीं ना कहीं हट के काम करें, तो ये उसका मकसद नहीं है कि आपसे पैसे वसूलना है। मकसद ये है कि आप सेफ्टी की तरफ ज्यादा ध्यान दें ना। कि अगर आम आदमी पार्टी ये कहती है कि भाई हम मुफ्त सुविधा दे रहे हैं, हम तो इसी बात पर हमने चुनाव लड़ा, आपने अपने संकल्प पत्र में भी तो यही किया ना। क्या आपको लगा कि कहीं ना कहीं फॉलो करने के चक्कर में पीछे रह गए? नहीं, देखिए ऐसा हम नहीं कहते। मैं ये कह रहा हूँ कि हमने अपने संकल्प पत्र में जब भी कुछ डाला है तो उसको सब पूरे प्रदेश की और देश की जनता के सामने रखा कि हम उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस बात को हम मानते हैं और हम कहते भी हैं बार बार कि लास्ट मैन इन द क्यू। हमारी कोशिश रही है कि हर जो लास्ट आदमी है क्यू में उसकी चिंता बराबर करनी चाहिए, हर सरकार को करनी चाहिए, और हम भी करते रहे। आखिरी आदमी तक पहुंची नहीं, पैसा पहुंचा नहीं, लेकिन कुल मिलाकर मैं वापस उसी बात पर लौट रही हूँ। राष्ट्र निर्माण कैसे करेंगे? राष्ट्र निर्माण नागरिकता कानून के विरोध से होगा राष्ट्र निर्माण? क्या मुफ्त की योजनाओं से होगा राष्ट्र निर्माण? ये वो बड़े सवाल है जिनके बारे में आपको भी सोचना है, हमारे दर्शकों को भी सोचना है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं यहाँ पर, लेकिन #Delhi Result on Z, आपके कमेंट्स का हमें इंतजार। एक छोटे से ब्रेक।
आप देख रहे हैं ताल ठोक के इलेक्शन एडिशन और लगातार इस चर्चा पर हम बने हुए हैं कि क्या ध्रुवीकरण हुआ है, क्या सॉफ्ट हिंदुत्व के बाद अब बीजेपी का राष्ट्रवाद का मुद्दा अरविंद केजरीवाल यानी आम आदमी पार्टी अपने पाले में करने की कोशिश कर रही है। क्योंकि आज जब अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो भारत माता की जय, वंदे मातरम और राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। दीदी, ओवर टू यू। बिल्कुल पयोधी, इंटरेस्टिंग रहा। हमने इलेक्शन कैंपेन के दौरान देखा उनका सॉफ्ट हिंदुत्व अवतार। प्रेम कुमार जी, मेरे जहन में ये सवाल आ रहा है, जिस अंदाज में वो राष्ट्रवाद की बात कर रहे थे, जिस अंदाज में नारेबाजी हो रही थी, सवाल ये आ रहा था कैसे होगा राष्ट्र निर्माण? मुफ्त की योजनाओं से होगा राष्ट्र निर्माण, नागरिकता कानून के विरोध से होगा राष्ट्र निर्माण, शर्जील इमाम जैसे लोगों के सपोर्ट से होगा राष्ट्र निर्माण, सेना से पराक्रम के सबूत मांगने से होगा राष्ट्र निर्माण? कैसे होगा सर? देखिए अदिति जी, राष्ट्र निर्माण से की अगर कोई बात कर रहा है तो किसी को चिंता क्यों हो रही है? यह तो हर किसी को इसकी बात करनी चाहिए। और कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं कर पा रही थी? आपने कुछ सवालात जोड़े फ्री वीज की। देखिए, जब तक इस देश के किसान भूखों मरते रहेंगे तो नरेंद्र मोदी जी भी 6,000 रुपए उनके अकाउंट में भेजते रहेंगे। वो मजबूरी है, वो जिंदा कैसे रहेगा? और उसको फ्री बीज नहीं बोलेंगे। जब यहाँ पर जब बेसिक बुनियादी चीज अगर हमारी जनता इस लायक हो जाए कि उनको फ्री बीज की जरूरत न रहे तो बात अलग है, लेकिन यहाँ उनको जिंदा रहने के लिए साफ पानी, बिजली, ये बुनियादी चीजें हैं। इसके लिए अगर सरप्लस मनी है दिल्ली सरकार के पास तो आम जनता को देती है, तो ये मुफ्तखोरी नहीं, मुफ्तखोरी कहलाएगी। अगर चुनाव के बाद इसको बंद कर दिया जाएगा। बनाइए लोगों को इतना सक्षम कि उन्हें इन फ्री बीज की सो कॉल्ड फ्री बीज बिल्कुल उसी दिशा में देश को बढ़ना चाहिए। लेकिन बनाइए ना। लेकिन आज इसका विरोध करते हुए काम नहीं हुआ। ये राष्ट्र निर्माण कैसे होगा? सेना से सबूत मांगने वाले राष्ट्र निर्माण करेंगे? ये बदली बदली पिच क्यों? नहीं, आप ये देखिए ना, मुद्दा हाईजैक हो गया। मतलब हमने भाजपा ने उठाया झंडा और वो झंडा आम आदमी पार्टी ने अपने झाड़ू के साथ में जोड़ दिया। मतलब आप ये समझिए कि आप मुद्दे पे कितनी देर तक बैठ सकते हैं। मैं वही कह रहा था कि 4 विधानसभा में और लोकसभा में आपने उस मुद्दे को भुना लिया। अब आपके पास में दिल्ली था, दिल्ली में भी आप उसी मुद्दे पे बात कर रहे थे। आपके नेशनल लीडर आ रहे हैं, वो भी वही बात कर रहे हैं, जबकि यहाँ पे जनता को जो चाहिए था वो चाहिए था कि आप हमारी लोकल मुद्दे की बात करें। आप म्युनिसिपल काउंसिल देख रहे हैं, उसकी बात करें। आपके सांसद भी हैं, उनकी बात करें। कार्यकर्ता हमारे घर नहीं आ रहे, उनकी बात करें। वो नहीं कर रहे थे। और इस जीत का श्रेय देखिए आपको नहीं जाता है, इस जीत का पूरा श्रेय कांग्रेस पार्टी को ही जाता है, क्योंकि वो अपने वोट्स बैंक को बचा नहीं पाई। मुफ्तखोरी वाली सारी चीजें बढ़ा चढ़ा के 3 गुना करके कांग्रेस के मैनिफेस्टो में थी। 600 यूनिट बिजली, पानी, फ्री का पेंशन और फ्री राइड, सब कुछ ये लोग दे रहे थे, फिर भी ये अपना वोट बैंक नहीं बचा पाए। तो मैं नहीं कहता कि दिल्ली की जनता मुफ्तखोर है। 70 साल बात नहीं हुई थी सशक्तिकरण की, इसलिए फ्रीबीज में आपको तो दिक्कत दिखाई देगी नहीं सर? मैंने पहले ही कहा, इस देश की जनता को जो जरूरतमंद जनता है उसके लिए आज मनरेगा कांग्रेस ने शुरू किया, बीजेपी ने जारी रखा, सबने उसकी तारीफ की। भारतीय जनता पार्टी खुद जो तरह तरह की योजनाएं, आयुष्मान योजनाएं और दूसरी योजनाएं ला रही, गरीब जनता को ध्यान में रख कर ला रही हैं। तो फ्री बीज की जरूरत है इस देश को, ऐसा नहीं है कि इसकी जरूरत नहीं है। इसको आप तब गलत बोलेंगे जब चुनाव के समय में करेंगे और चुनाव के बाद हटा देंगे। उनसे ये पूछिए कि इनको भाजपा का राष्ट्रवाद ज्यादा सही लगता है या आज आम आदमी पार्टी जिस तरह से राष्ट्रवाद को पिच कर रही थी उस पर इन्हें भरोसा कर पाएंगे? जी, मेरा सवाल है कांग्रेस से। हाँ, सवाल ले लीजिए सर। अब तो अब पूरे देश में बी टीम हो गए हैं। अब नेशनल पार्टी से हटा के अब क्षेत्रीय पार्टी कर दी है। इस झारखंड में भी 3 नंबर पे थे, महाराष्ट्र में भी वही हाल है, दिल्ली में भी वही हाल है। अब आप क्षेत्रीय पार्टी ही अपने आप को लगा के टैग करके चुनाव लड़े तो ज्यादा बेहतर होगा। आपने तो बी टीम कहा, मैं कहूंगी सी टीम। जवाब देता हूँ। देखिए, एक समय स्थिति ये जब प्रेम जी, कांग्रेस का ये हाल हो गया, बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अब तो सीए का विरोध करने के लिए जगदीश ट्राइकलर को तो लेके नहीं जाएंगे, जो 1984 दंगा आरोपी इंडिया गेट में प्रियंका वाड्रा लेके जाते हैं, उसको तो लेके नहीं जाएंगे। ये बता दीजिए जनता को। मैंने आपका प्रश्न ले लिया। देखिए, जो राजनीति पहले से हुई है, भारतीय जनता पार्टी का एक पूरे प्रदेश में जियोग्राफिकल हिस्सा 70% से ज्यादा था एक समय, और कांग्रेस मुक्त हो रही थी, जो उनका नारा था कि हम कांग्रेस मुक्त कर देंगे। लेकिन ग्रेजुअली जो
खुद भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो वातावरण बना और कांग्रेस के पास कई राज्य आए और उसके बाद जो लोकसभा चुनाव आया और तब जो चुनाव हुए हैं उसमें कांग्रेस युक्त होते हुए एक नई राजनीति की शुरुआत हुई है जिसमें कांग्रेस के बगैर कोई शासन नहीं बन रहा है। महाराष्ट्र में कैसे कांग्रेस हाशिए पर थी, क्या हुआ वो तो सब जानते हैं। वो सवाल तो मैंने बीजेपी से भी लिया, लेकिन अब आप इसको ये तो समझ लीजिए ना कि एक पार्टी देश की राजधानी में 15 साल राज करती है और वो कहीं नहीं है आज। ये नया सवाल नहीं है पयोधी जी, ये शून्य कांग्रेस के पास फिगर पहले था और आज है। कांग्रेस को अच्छा करना चाहिए था, नहीं कर पाई। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ आदत हो गई है। लेकिन मेरा सवाल राष्ट्रवाद को लेकर है पयोधी, अगर आप आम जनता की राय राष्ट्रवाद पर लोगों तक पहुंचा पाए जो दर्शक दिख रहे हैं। जी, मेरा ये कहना है कि जब आप सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगते हैं तो राष्ट्रवाद का तो मुद्दा ही खत्म हो जाता है। लेकिन मैं दो बातें और करना चाहता हूं। जैसा केजरीवाल जी ने कहा कि हम धर्म के आधार पर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, तो शाहीन बाग में उनके विधायक अमानतुल्ला ने वहां पर इस्लाम के नाम पर वोट मांगा। तो केजरीवाल ये नहीं कर सकते। काम बटा हुआ है सबका। केजरीवाल ये कह रहे हैं कि हम भारत माता की जय, अमानतुल्ला खान कहते हैं कि ये शाहीन बाग की जीत है। काम बटा हुआ है पार्टी में। शर्जील इमाम के साथ खड़े होते हैं, जामिया हिंसा में जो लोग शामिल होते हैं, आरोपी होते हैं, उनके साथ खड़े दिखाई देते हैं। यहाँ पर दो लोगों से जो इलेक्शन दिल्ली का है आप उसको कंबाइन कर रहे हैं नेशनल इलेक्शन के साथ में, क्योंकि दिल्ली के मुद्दे बिल्कुल अलग हैं। आप एमसीडी, मैं 15 साल से एमसीडी में काम कर रहा हूँ। एमसीडी में आप जाके देखेंगे तो बहुत मूलभूत दवाइयाँ नहीं है, पानी नहीं है। एक पैरासीटामोल के लिए हमें जफर इस्लाम दीजिए जवाब दीजिए। जफर इस्लाम, एमसीडी आपकी है? नहीं, देखिए, अगर कुछ कमी है तो उस कमी को की भरपाई करनी चाहिए। मैं तो इतना ही कहूँगा कि इसलिए कि मैं एमसीडी के बारे में ज़्यादा मुझे जानकारी नहीं कि दवाई वहाँ पर है कि नहीं है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते कि कोई भी कमी हो जो नहीं होनी चाहिए उसकी भरपाई हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और हम ज़रूर करेंगे। लेकिन एक बात और कहना चाहता हूँ कि देखिए, जो कांग्रेस पार्टी नहीं कर पाई और जो अभी बेड़ा उठाया है केजरीवाल जी ने कि भाई हम जो है बीजेपी को के सामने खड़े होने के लिए मुखौटा पहन के खड़े होंगे, लेकिन प्रदेश और देश की जनता जानती है। इसलिए मैंने पहले भी कहा था कि आज भी अगर लोकसभा का इलेक्शन होगा तो लोगों का विश्वास, चिंता तो बढ़ा दी ना केजरीवाल ने। बिल्कुल नहीं बढ़ा, कोई ऐसी चीज। देखिए, मैं कह रहा हूं कि जब हमारा वोट परसेंटेज बढ़ा है, आप देखिए कि हमारा वोट परसेंटेज घटता तब आप कह सकते हैं कि चिंता बढ़ी है। कोई दिक्कत नहीं है सत्ता से बाहर बैठने में। नहीं, देखिए, हम प्रदेश सत्ता से मोहकाबो नहीं है, लेकिन प्रदेश की आपको चिंता होनी चाहिए। बार बार उसी पॉइंट को उठा रही हूँ। ये तस्वीरें, चाहे वो शंखनाद हो, चाहे वो बजरंग बली हो, चाहे वो देशभक्ति का पाठ हो, चाहे वो भारत माता की जय हो, क्यों अरविंद केजरीवाल आपकी सियासी पिच पर आकर चैलेंज कर रहे हैं? देखिए, अगर हमारे नेशनल एम्बिशंस फिर से तो नहीं जाग गई आज की जीत के साथ? नहीं, हमारे आज उनको ऐसा लगता है कि कांग्रेस खत्म हो चुकी है, कोई ऑपोजिशन पार्टीज नहीं बची है और सब पार्टी जो खोखली रही, तो शायद इनको दिल्ली की जीत ने ऐसा मनोबल दिया होगा कि ऐसी बात करें। लेकिन आप ये भी समझ लीजिए कि आज से 6 महीने पहले जब मई में जब जनरल इलेक्शन हुआ था, तो इसी जगह पर 57% वोट जो है भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के लिए आई थी। तो अब मुझे पूरा विश्वास है कि प्रदेश की जनता कहीं ना कहीं लोकल मुद्दों की वजह से, जैसा आपने भी कहा, लोकल मुद्दे कहीं ना कहीं प्रदेश की जनता को कोई चीज़ अपील की होगी जिसकी वजह से उन्होंने ज़्यादा इनको सराहा, लेकिन हमें नकारा नहीं, इसलिए कि हमारी वोट परसेंटेज बढ़ी है, शायद सीटों में तब्दील नहीं हुई। पर अरविंद केजरीवाल, मुझे लगता नहीं कि अरविंद केजरीवाल राष्ट्रवाद को भुना पाएंगे। इसके 3 रीजंस हैं। पहली बात, बीजेपी का एक तरह से इसके ऊपर ग्रिप है। बीजेपी की आइडियोलॉजिकल पार्टी है, कैडर बेस्ड पार्टी है। मुझको लगता है कि ये एक थोड़ा सा जश्न के में कैरीड अवे हो गए। पर एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि वो शाहीन बाग नहीं गए तो जश्न भी कैरीड अवे नहीं हुई। चाहे आप गोपाल राय की स्पीच सुनिए, चाहे आप संजय सिंह की स्पीच सुनिए, राष्ट्रवाद एक क्लियर मुद्दा था। मैं संदर्भ देना चाहता हूँ। संदर्भ ये है कि आपको अगर बीजेपी को इंडिया में हिंदू राष्ट्रवाद एक न्यू नॉर्मल है। अगर आपको बीजेपी को चुनौती देनी है तो आप उसको नकार नहीं सकते। कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने नकारने की कोशिश की, उनका क्या हशर हुआ हम सब जानते हैं। तो और ये मैंने पहले भी आपके चैनल पे बोला था कि ये नया नहीं है। एक बहुत थोड़ा सा संदर्भ देना चाहूँगा कि जर्मनी जब अमीर हुई वर्ल्ड वॉर के 20 साल बाद, तो अब आज की तारीख में भी जर्मनी की जो पार्टी है उसको क्रिश्चियन डेमोक्रेट कहते हैं। अमेरिका में बाइबल बेल्ट का बहुत ज़्यादा प्रभाव रहता है। तो अगर आप भारत में जीतना चाहते हैं तो
आप हिंदू राष्ट्रवाद को नकार नहीं सकते। ये मनीषा, न्यू नॉर्मल है, इसी बात पर ये न्यू नॉर्मल है। क्योंकि जिसका जिक्र अभी निनाद सेठ ने किया कि जब लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने सॉफ्ट हिंदुत्व अपनाया मंदिर जाके, तो उसे देश ने नकार दिया। लेकिन दिल्ली में ये इसलिए एक्सेप्टेबल हो गया क्योंकि यहाँ पर जो मूल मुद्दे होते हैं बात उनकी थी, ये कारण था। नहीं। अब मैं पहले तो प्रेम जी की एक बात थी, उसका जवाब देता हूं कि इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था मध्य प्रदेश में, इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में, और राहुल गांधी ने बहुत टेम्पल रन किया गुजरात में, गुजरात से शुरू हुआ था वो सिलसिला, और वहाँ पे उन्होंने बहुत टेम्पल रन किया था। जैसा कि मेरे साथी कह रहे हैं कि हिंदुत्व जो है वो किसी एक पार्टी की आइडियोलॉजी हुआ करती थी, जिसको ये समझ गया उसने अपने साथ में उस वोट बैंक को वापस से ला सकता है। एक बात ये ध्यान रखिए कि कांग्रेस का वोट बैंक ही है 70 सालों से जो इधर उधर जा रहा है। अगर कांग्रेस ने उस हिंदुत्व के और राष्ट्रवाद की, और ये जरा ये प्राइम मिनिस्टर मोदी का ट्वीट है, कांग्रेचुलेट किया है, बधाई दी आम आदमी पार्टी को और अरविंद केजरीवाल को जीत के लिए दिल्ली असेंबली इलेक्शन में बधाई दी है। साथ ही कहा विश कर रहे हैं, वेरी बेस्ट कहा। आपको जो लोगों की एस्पिरेशंस है, उम्मीद है आप उन लोगों की एस्पिरेशंस को पूरा करने में कामयाब होंगे। मनीष बात पूरी करें। तो वहीं पे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और हरियाणा में अगर सीटें बढ़ी थी कांग्रेस की, तो उसके पीछे रीजन था लोकल लीडरशिप, जो दिल्ली में नदारत थी। दिल्ली में आपने 6 महीने पहले ही प्रेसिडेंट चेंज किया, जिनका कार्यकर्ताओं से कनेक्ट नहीं था। आपने 20 तारीख की शाम तक कैंडिडेट अनाउंस नहीं किए, उनको टाइम नहीं दिया, उनको सपोर्ट नहीं किया कैंपेन करने के लिए। तो इसको हम बाहर से यही मानेंगे, ये स्ट्रेटेजिकल चूक जफर इस्लाम, आपने सिर्फ बीजेपी को नहीं। मैं इस बात को मानता हूं कि शायद देखिए हमने चेहरा दे के भी लड़ा है इलेक्शन और बिना चेहरे के भी लड़ा है इलेक्शन। ऐसा नहीं कि हमने दोनों तरह से इलेक्शन लड़ा और जीत दोनों में दर्ज की है। दिल्ली में तो पहली बार बिना चेहरे के आप लोग उतरे। नहीं, ऐसा नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत सारे स्टेट में चेहरा दे के भी लड़ा और बिना चेहरा दे के भी लड़ा और जीत दर्ज की। जैसे आप उत्तर प्रदेश का मिसाल देखिए, 327 सीटें हैं, उसमें कोई चेहरा नहीं था, बाद में चेहरा दिया। तो मैं इस बात की भी समीक्षा की जाएगी, क्या दिल्ली में लोगों को चेहरे की उम्मीद थी? अगर उम्मीद थी तो शायद वहाँ हमसे कमी रह गई होगी। लेकिन मैं ये आज पिन पॉइंट नहीं कर पा रहा हूँ कि आखिर कहाँ कमी रही, इसलिए कि वोट तो पड़े हमें, वोट बल्कि बढ़े भी हैं, सीटों में भी तब्दील हुई, लेकिन पूरी तौर से तब्दील नहीं हुई। इसलिए कि आपको मैं एक मिसाल देता हूँ। कहाँ कमी रही जफर इस्लाम जी? आप ये नहीं बता पा रहे कि कहाँ कमी रही, आप ये बता पा रहे हैं कि किसकी कमी रही, किसकी चूक रही? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आज के दिन में चूंकि आज हमारे रिजल्ट नतीजे आ जाए हैं, इसके बिना समीक्षा किए हुए, हर चीजों पे बिना विचार विमर्श किए हुए लीडरशिप जरूर इसकी समीक्षा करेगी और जो सही रीजन होगा उसको आपके सामने भी लेकर आएंगे और उसका जिक्र भी करेंगे। लेकिन आज इस मौके पे मेरा कहना उचित नहीं होगा कि क्या कारण है, इसलिए कि जाहिर है हमारी लीडरशिप बेहतर तरीके से इस बात को समझ पाएगी कि आखिर कमी क्या रह गई है। लेकिन मैं आपको कहूंगा कि आज भी अगर आप देखिए बहुत सारी सीटें, अभी भी नतीजे 42 सीटों के आए हैं, लेकिन अगर आप देखिए 28 सीटों में भी देखिए या जीतने वाली सीटों में भी देखिए, कहीं कहीं पर ऐसे अंतर जो है 75 वोटों का है, कहीं 400 वोटों का, ऐसा नहीं, बहुत बड़े बड़े मार्जिन से हमारे हैं। और किसी सीटों में जैसे ओखला जहां पर पोलराइजेशन हुआ है, वहां 75-77 हजार वोटों से भी आ रहे हैं। तो आप मुख्यमंत्री, आप यूपी की बात कर रहे थे, योगी आदित्यनाथ भी आ गए, आपने उन्हें भी बुला लिया, त्रिवेंद्र सिंह रावत को भी बुला लिया और कई बड़े चेहरों को बुला लिया। सर दिल्ली तो दूर ही रह गई ना? अरे ऐसा है कि हम तो कह सकते हैं और मैं खुशी से कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ बेंच स्ट्रेंथ बहुत है, हमारे बहुत सारे चेहरे, गैलेक्सी ऑफ लीडर्स है, और ये इसलिए अगर हमारे पास लीडर्स है तो इलेक्शन में उसका इस्तेमाल करना हमारा कर्तव्य है। हर पॉलिटिकल पार्टी चाहती है कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट फेसेस जो है वो पॉलिटिकल पार्टी अपने उतारती है मैदान में, और इसमें कोई गलत बात नहीं है। मैं ऐसा नहीं कहता है कि आप हो या कांग्रेस पार्टी या कोई और पार्टी हो अपने बड़े चेहरे नहीं उतारते हैं। लेकिन उसमें एक एडिशन करना चाहती हूँ जफर इस्लाम, जब हम बीजेपी की बात करते हैं तो हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी की बात करते हैं। जब हम बीजेपी की बात करते हैं तो हम दुनिया की सबसे सक्षम पार्टी की बात करते हैं। जब हम बीजेपी की बात करते हैं तो हम दुनिया की बहुत रिसोर्सफुल पार्टी की बात करते हैं। और अगर उसे इस तरह का चैलेंज मिल रहा है तो कहीं ना कहीं ये पार्टी के लिए चिंता बढ़ाने वाला है। मैं सिर्फ एक चीज और ऐड कर देता हूँ, सबसे डिसिप्लिन पार्टी भी है, वो भी ऐड कर दिया। जब बीजेपी का नाम लिया तो सबसे डिसिप्लिन पार्टी। ज्यादा बात हो रही है और इसीलिए इतने सवाल है। निनाद सेठ, दिल्ली की सियासत से मैसेज है नेशनल पॉलिटिक्स के लिए, मैसेज क्या है? दिल्ली की सियासत से 3 मैसेजेस जाते हैं नेशनल पॉलिटिक्स में। पहला मैसेज ये जाता है कि आज की तारीख में सबसे आप सोशलिस्ट प्लेटफॉर्म के बिना इंडिया में इलेक्शन नहीं जीत सकते। सब्सिडीज इज द न्यू नॉर्मल, पर क्या वो सब्सिडीज आप चैनलाइज कर पा रहे हैं? क्या नहीं, लेकिन फिर लोकसभा इलेक्शंस में ऐसा क्यों नहीं हुआ? लोकसभा में बिल्कुल हुआ। लोकसभा में तो लोकसभा इलेक्शंस में नकार दिया जनता ने।
लोकसभा में डायरेक्ट ट्रांसफर जो पैसा सीधा बैंक अकाउंट में गया उसका बहुत बड़ा फर्क पड़ा, क्योंकि उससे करप्शन कट हुआ। जैसे मैंने कहा, सब्सिडीज अगर पहुंचती है वोटर को तो उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। पॉइंट 1। पॉइंट 2 जो नेशनल इलेक्शन में मैसेज जाता है वो ये है कि आपको बीजेपी के लिए खासकर आप एक प्राइम मिनिस्टर के चेहरे से बार बार लोकल इलेक्शन नहीं जीत सकते, और उल्टा भी कांग्रेस का जो कोलैप्स हुआ है वो बीजेपी को नेशनली बहुत फायदा पहुंचाएगा, जो यहाँ पे उनको नुकसान पहुंचाया है। तो ये भी एक नेशनल इलेक्शन, क्योंकि हर स्टेट में अब एक संगठित रूप से कोई उनसे लड़ नहीं सकता है। वो कांग्रेस एक थर्ड रंग पार्टी बन गई है, एक वैक्यूम क्रिएट हुआ है, और पॉलिटिक्स में वैक्यूम फायदा करता है उस पार्टी को जो ऑल नेशनल होती है। एक लास्ट मैसेज ये है कि 4.5 साल बहुत लंबा टाइम है। यहाँ से पॉलिटिक्स में बड़ी फेमस सेइंग है, वीक इज अ लॉन्ग टाइम इन पॉलिटिक्स, 4.5 years इज एन एटर्निटी। अभी 4.5 साल है, इकोनॉमी टर्न करेगी। जल्दी से बात मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि देखिए, इनकी जो एस्पिरेशन है, जो इस तरह की बातें कह रहे थे कि सियासी पीच पे आ रहे हैं, देखिए ऐसी कोशिश जो है मंदिर जाने की कोशिश जो मुखौटा पहन के राहुल गांधी ने किया था, उसका मुखौटा जनता ने उठा दिया था। और खास के जब इनका एस्पिरेशन है कि नेशनल लेवल पे कांग्रेस भी नहीं टिकी, इसलिए कि बहुत सारे जो रीजनल पार्टीज है वो उनको खड़ा नहीं कर सकते हैं, उनके अपने इंटरेस्ट है और वही उनका मुखौटा उठाते हैं। इनके साथ भी ऐसा ही होने वाला है। ठीक है मनीष, वही पॉइंट लोकसभा इलेक्शन में हमने देखा जनता ने बड़े लेवल पर इसे नकारा, और दिल्ली में हम देख रहे हैं फ्रीबीज के लिए जनता वोट की। नहीं, देखिए, लोकसभा अलग है, देश का मुद्दा अलग है, और दिल्ली की जनता ये जानती है कि उसको किस चीज़ के लिए किसको वोट करना है। तो जहाँ तक अगर बात करें 2024 की, 2024 से पहले 2022 है म्युनिसिपैलिटी इलेक्शन, वहीं पे काफ़ी चीज़ें साफ हो जाएंगी, कहाँ पे बीजेपी ने कितना परफॉर्म किया है। लेकिन आज भी मैं ये कह सकता हूँ कि ये रिजल्ट कुछ और होते अगर कांग्रेस ने ईमान से लड़ा होता, ज़मीर के साथ में लड़ा होता और पूरे जोर के साथ लड़ा होता और पूरी कैंडिडेट सही सेलेक्ट करके इन्होंने किया होता, तो ये रिजल्ट आपको कुछ आम आदमी पार्टी जीतती, मेरी शुभकामनाएं उनके साथ रहती है हमेशा, लेकिन ये रिजल्ट कुछ और होते। सबसे बड़ी बात है, आपने हार से पहले ही अपने हार को रख दिया। सिर्फ आपका एक ही मुद्दा है, एजेंडा है कि मोदी जी को और बीजेपी को बाहर रखिए। लेकिन आप देखिए कि कितनी उम्मीदें कांग्रेस से भी थी, आप सोचिए। वॉक ओवर अगर मैच में दे दिया जाए तो नतीजा आपको ही पता है क्या होता है। 15 साल का विकास था इनके पास, शीला दीक्षित जी का नाम था इनके पास में। हैरान करने वाली बात है ना। मैं कह रहा हूं कि निश्चित रूप से ये इलेक्शन चूंकि पोलराइज होके हुआ और एक धार्मिक कट्टरता के नारे के साथ, नफरत के नारे के साथ सर मणि अय्यर जी भी गए थे शाहीन बाग, पोलराइज तो आप भी कर रहे थे। पोलराइज किसके फेवर में हुआ? अमानतुल्लाह खान आप भी कर रहे थे। सुनिए ना प्रेम कुमार जी, किसके फेवर में पोलराइज हुआ? अमानतुल्लाह खान 77,000 से ज्यादा के मार्जिन से जीते वो। क्या बात कर रहे हैं सर आप बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन ओवरऑल देश के आपके नेता तो मणिशंकर अय्यर सीधे पाकिस्तान गए, पाकिस्तान से सीधे पहुंच गए वहां शाहीन बाग। इन सब कांग्रेस के सारे लीडर जनता ने मतदान कर दिया है, बेतुके बयान देते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं और कुछ भी लॉजिकल कोई बात। सबसे बड़ा कारण जो है उसका जीतने का मुझे लगता है आपका कांग्रेस का, क्योंकि कांग्रेस के पास सब। मैं एक बात की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। देखिए 12 शेड्यूल्ड कास्ट की सीट्स हैं दिल्ली में, एक भी बीजेपी नहीं जीत पाई है। तो ये जो तो पहले कांग्रेस के पास थी, फिर आम आदमी पार्टी के पास गई, आपके पास तो उनमें से एक भी नहीं आई। नहीं, कांग्रेस के पास तो शून्य है। अब उसमें मैं क्या बोलूं, तो मैं कह रही हूं, अब वो किसके पास गई? आपके पास गई, बीजेपी के पास गई, आपके पास थोड़ी ना है सर। इस प्रदेश की बहुसंख्यक जनता जो है, उस जनता ने आम आदमी पार्टी को क्यों जिताया? उसने धार्मिक कट्टरवाद का विरोध किया, उसने इस वजह से जिताया, उसने वैकल्पिक राजनीति का समर्थन किया। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं, ये कह रहे हैं अमानतुल्लाह खान की जीत धार्मिक कट्टरता का रिजेक्शन है। आप लोग मानते हैं? आप लोग हाथ उठाइए, कितने लोग मानते हैं कि अमानतुल्लाह खान जीत गए और ये धार्मिक कट्टरता का रिजेक्शन था? हाथ उठाइए आप। वो भी उसका ही उदाहरण है। सुन लीजिए, धार्मिक कट्टरता का रिजेक्शन, वो भी उसका ही उदाहरण है। क्या बात कर रहे हैं हुई है, वो भी उसका ही उदाहरण है। अदिति जी आप जो दे रहे हैं वो उसका ही उदाहरण है। लेकिन प्रदेश की बाकी हिंदू मतदाताओं ने एक तरह से उस कट्टरवाद को नकार दिया। राष्ट्रवाद मंजूर है, धार्मिक राष्ट्रवाद मंजूर नहीं है, ये सबक जाता है। अमानतुल्लाह खान कह रहे हैं कि शाहीन बाग की जीत है, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं राष्ट्र निर्माण। सर दोनों बातें कैसे रिलेट करेंगे, ये समझा दीजिए। मतलब है
शाहीन बाग की वजह से जो कट्टरता फैलाई जा रही थी, अमानतुल्लाह खान क्या कर रहे हैं? उसकी हार हुई है। आम आदमी पार्टी में सारे नेताओं को काम दिया हुआ है ना, क्या क्या करना है, किसको कब कब क्या क्या बोलना है। प्रेम कुमार जी, एक सेकंड रुकिएगा निनाज सेठ। अमानतुल्लाह खान क्या कर रहे थे, आप ये बताइए। अमानतुल्लाह खान की कैंपेनिंग किसके इर्द गिर्द थी, आप ही बताइए। सौहार्द की मिसाल पेश कर रहे थे शर्जील इमाम को सपोर्ट करके, जामिया हिंसा में जो आरोपी थे उनका बचाव करके। उन्होंने तो चुनाव प्रचार ही नहीं किया। खान सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल पेश कर रहे थे। देखिए, आप बताइए जरा मुझे, अमन चैन की मिसाल पेश कर रहे थे। अदिति जी, अमानतुल्लाह खान ने तो डिक्लेयर किया था कि वो चुनाव प्रचार नहीं करेंगे शाहीन बाग आंदोलन के कारण, उन्होंने नहीं किया। निराश से चुनाव लड़ा उन्होंने, लेकिन उन्होंने कैंपेन नहीं किया, ये तो सच है। सर एक सेकंड, एक जल्दी अरे हिंदुत्व के नाम पर तो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में वोट मांग रही है। एक मिनट सुन तो लीजिए सर, क्यों गलत किसी बता जनता रहे के हैं? सामने तो जाना है आपको, सुन लीजिए सर। एक सेकंड प्लीज, एक भी पैनलिस्ट इस बात पे बात नहीं कर रहा है कि ये जो इलेक्शन हुआ है ये काम पे इलेक्शन हुआ है। ये सबके लिए बहुत खतरा है, क्योंकि लोग काम चाहते हैं, ग्राउंड लेवल पे काम करिए। बात बिल्कुल सही, मैं एग्री करता सहमत हूँ। मैं इन भाई साहब की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। देखिए, अगर हम डिस्काउंट बिल्कुल नहीं कर सकते, जैसे मैंने पहले कहा कि टारगेटेड काम हुआ है, काम जो 5, 7, 10, 20 साल में नहीं हुआ तो वो हुआ है, ये तो हमें श्रेय देना पड़ेगा। पर ये जो बहुत बड़ी विक्ट्री है वो इसलिए हुई कि कांग्रेस कोलैप्स कर गई थी, वरना इतना बड़ा मार्जिन नहीं आ सकता था। जफर इस्लाम, इसमें आपको चिंता होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये काम की बात कर रहे हैं तो ये आपके लिए क्लियर मैसेज है। एक सेकंड, एक काउंट उनका ले लूं, फिर मैं आपको दे दूं। जफर इस्लाम, देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी ने तो बराबर काम के ही बारे में बात किया है। हमने ही तो विकास के बारे में क्या है, विकास पुरुष अगर है तो भारतीय जनता पार्टी में ही है, भारतीय और सरकार में है, प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने बार बार विकास के बारे में बात किया, विकास के लिए किया और बड़े बड़े फैसले लिए जो कि किसी सरकार में हिम्मत नहीं थी। वो पॉलिटिकल विल दिखाया प्रधानमंत्री ने और वैसे डिसीजन लिए। तो मुझे उस चीज की तरह से काम करता हूँ, बल्कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रदेश की जनता के लिए संघर्ष करेंगे कि जो केजरीवाल जी ने वायदे किए हैं वो वायदे पूरे करवाएंगे उनसे, ताकि प्रदेश की जनता का भला हो। ठीक, नीना से जल्दी से बात करें। बस 2 ही पॉइंट है। एक कि केजरीवाल के काम का फायदा जरूर हुआ है, पर यहाँ से 4.5 साल दूर है अगला नेशनल इलेक्शन। बहुत ज्यादा टेक अवेज करना खतरनाक होगा, क्योंकि इतने टेक अवेज है नहीं। अभी 4.5 साल है मोदी के पास, और नेशनल इश्यूज नेशनल इलेक्शन में काम आएंगे, लोकल इश्यूज लोकल इलेक्शन में काम आएंगे। ब्रांड मोदी को बहुत ज्यादा बेच नहीं सकते करना होगा, चाहे वो बीजेपी हो या फिर कांग्रेस। और प्रेम कुमार जी, आपने वैसे, मैं आपकी दुविधा समझ सकती हूँ, क्योंकि आपके पास शब्द ही 2 थे कहने के लिए, तो ये भी समझा जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। अपने लिए एक बार जोरदार ताली आखिर में अब राजी थे। समय की इतनी कमी थी, कुछ के सवाल रह गए, उसके लिए माफी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या अब बीजेपी के लिए जो रहा है वो इसलिए कठिन दिल्ली में होने वाली है क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने कुछ नए मुद्दों को लेकर आज शंखनाद किया। छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए जी न्यूज़।